क्या आप पीएचपी डेवलपर बनना चाहते हैं? क्या आप वेब डेवलपमेंट में बैकएंड लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं? मैं आप लोग के लिए ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आप लोग को कंप्लीट पीएचपी डेवलपर बना के रहूंगा। इसमें मैं आप लोग को जीरो से लेके एडवांस तक पीएचपी सिखाऊंगा और पीएचपी डेवलपर आप लोग को बनाऊंगा। अगर आप लोग पीएचपी डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस कोर्स को फॉलो कीजिए, जिसमें मैं आप लोग को डेली ट्यूटोरियल डालूंगा, डेली अपडेट दूंगा और एक दिन में एक ही चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊंगा और आप लोग को कंप्लीट पीएचपी सिखाऊंगा। आप लोग आज से पहले अगर कभी भी पीएचपी के बारे में नहीं जानते हैं और आज से पहले कभी पीएचपी पे कोडिंग नहीं की है या पीएचपी पे कभी कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही होने वाली है। आप लोग अगर पीएचपी सीखेंगे, आप लोग पीएचपी सीख के क्या कर सकते हैं, आप लोग पीएचपी सीख के कौन कौन से एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशन, स्टॉक मार्केटिंग के एप्लीकेशन, ईआरपी सिस्टम और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, आप ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंप्लीट पीएचपी भी बनाएंगे। अगर आप लोग ये मेरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करेंगे तो आप लोग ऐसे बड़े बड़े पीएचपी के सॉफ्टवेयर को बड़ी आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आपको पीएचपी नहीं भी आती है या पीएचपी आप लोग को आती है बट पीएचपी में ये नहीं पता कि क्या चीज़ कैसे की जाती है, कैसे एप्लीकेशन बड़े बड़े बनाए जाते हैं, तो भी आप लोग इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये पीएचपी का पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आप लोग को कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ पीएचपी के बारे में कि पीएचपी है क्या, पीएचपी सीख के हमें क्या बेनिफिट होगा, पीएचपी हमें क्यों यूज करना चाहिए और पीएचपी से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये कंप्लीट चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा और ये जो कि बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट स्टार्ट होने जा रही है पीएचपी की, जिसमें मैं आप लोग को कंप्लीट पीएचपी डेवलपर बना के रहूंगा। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे तो अगर आप लोग को ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आता है, आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पीएचपी सीखना चाहते हैं तो चलिए पीएचपी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नॉलेज फॉर टेक्नोलॉजी के साथ। तो ओके दोस्तों, अब मैं आपको पीएचपी का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपनी इंट्रो की वीडियो में आप लोग को बता दिया है कि ये पीएचपी की पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट होने जा रही है यूट्यूब पे, जिसमें मैं आप लोग को पीएचपी डेवलपर बनाऊंगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को पीएचपी का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज पीएचपी, पीएचपी क्या है, और बाद में पीएचपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम देखेंगे कि पीएचपी का यूज करके हम क्या क्या बनाएंगे और पीएचपी हमें क्यों सीखना चाहिए और पीएचपी से क्या बेनिफिट है। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि व्हाट इज पीएचपी, पीएचपी है क्या। तो मैं आप लोग को बता दूं, पीएचपी जो है, पीएचपी ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज स्पेशली सूटेड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड कैन बी एम्बेडेड इनटू एचटीएमएल। जो पीएचपी है ये एक ओपन सोर्स और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब आप लोग को ये डाउट आ रहा होगा कि सर्वर साइड क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो दो तरह की होती है। जो वेब में स्क्रिप्ट होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। जो वेब में जो काम करती है, यानी जो वेब एप्लीकेशन बनाने में जो काम आती है, या कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट में जो काम आती है, वो दो तरह की स्क्रिप्ट लेके चलती है। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, ये चीज आप लोग को मैं आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोग को एक और चीज बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है स्पेशली सूटेड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड कैन बी एम्बेडेड इनटू एचटीएमएल। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पीएचपी है ये आपको एचटीएमएल के साथ एम्बेड करके चलानी पड़ेगी। आप चाहे तो डायरेक्टली पीएचपी का कोड लिख के पूरा का पूरा वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, कंप्लीट वेबसाइट नहीं बन पाएगा। तो आप लोग को एचटीएमएल इसके लिए आना चाहिए और आप लोग को एचटीएमएल, ये नहीं कंप्लीट एचटीएमएल आना चाहिए, थोड़ा बहुत भी आएगा तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि वेबसाइट जो है पीएचपी एचटीएमएल के कॉम्बिनेशन से ही चलती है। आपको एचटीएमएल के कोड में ही पीएचपी के कोड को एम्बेड करना पड़ेगा। तो आगे चल के देखते हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होती है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो क्लाइंट साइड होता है इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई कोड रन कराते हैं या कोई चीज ओपन करना चाहते हैं तो वो क्लाइंट की तरफ जो वर्क करे। इट मीन्स कहने का ये कि जो, जैसे मान लीजिए आप एक क्लाइंट हैं, अगर आप कोई चीज की रिक्वेस्ट करते हैं गूगल से या किसी भी ब्राउजर से और वो रिस्पॉन्स में आपको जो आउटपुट मिलता है, जो आपकी तरफ रिस्पॉन्स करती है, वो होती है क्लाइंट साइड। और सर्वर साइड पे क्या होता है, सर्वर साइड पे क्या होता है कि वो सर्वर पे ही रिस्पॉन्स करती है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। जो सर्वर पे रिस्पॉन्स हो रहा है यानी कि किसी और की तरफ रिस्पॉन्स हो रहा है, वो होता है सर्वर साइड। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आप लोग को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके पास कोई लैपटॉप है,
अब उसके लैपटॉप में आप लोग क्या करेंगे, कोई ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप कोई ब्राउजर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद मान लीजिए आप facebook.com को ओपन करना चाहते हैं, तो facebook.com जैसे ही आप टाइप करते हैं अपने सर्च इंजन पे, जैसे ही आप फेसबुक टाइप करते हैं, तो जब आप फेसबुक टाइप कर दिए हैं और वो सर्वर पे रिस्पॉन्स मतलब आपने कहीं पे रिक्वेस्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं तो आपकी रिक्वेस्ट जा ही रही होगी ना। मतलब कहने का ये कि आपने रिक्वेस्ट की है, आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो क्या होता है कि जब आप रिस्पॉन्स करेंगे, आप facebook.com ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट सर्वर पे रिस्पॉन्ड करेगी। और सर्वर वहाँ पे क्या, सर्वर के अंदर ये सारी फाइलें facebook.com की सारी फाइलें रखी हुई हैं बैकएंड पे। अब सर्वर को जब ये रिसीव होता है इनपुट कि आपको facebook.com ओपन करना है, तो आपको रिस्पॉन्स में क्या, वो आउटपुट देता है। और जब वो आउटपुट देता है, तो आपके पास जो चीज रिसीव हो रही है वो पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का पूरा बंडल होता है, यानी पूरी कोडिंग होती है। वो कोडिंग आपको रिस्पॉन्स में देता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करता है, अब वेब ब्राउजर क्या है कि जैसे ही आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलने के बाद जो HTML CSS की फाइल के अंदर जो मटेरियल होता है, यानी जो कंटेंट होता है, वो आपको आउटपुट में दे देता है। जो आउटपुट आपको मिल रहा है, फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स करती है, यानी जो आपके सामने वेबसाइट अपीयर हो जाती है, जो इमेजेस फोटोज वगैरह जो अपीयर हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये अब ये क्लाइंट की तरफ वर्क कर रही है, मतलब आपकी तरफ वर्क कर रही है। सर्वर पे इसका बैकएंड पे क्या कोड लिखा गया है, क्या कोड वर्क कर रहा है, वो आपको कहेंगे कि वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट, यानी वो सर्वर पे वर्क कर रही है, मतलब वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट पे, वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। और क्लाइंट साइड यानी जो आपके सामने विजुअलाइजेशन, यानी जो आपके सामने चीज अपीयर हो रही है, वो है क्लाइंट साइड, यानी क्लाइंट की तरफ वर्क कर रही है। तो ये होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, बट इट्स ओरिजिनल नेम पर्सनल होम पेज। इट वाज क्रिएटेड बाय रासमस लर्डॉफ इन 1994। इसका क्या मतलब है, मतलब PHP का जो फुल फॉर्म है उसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के लोग नाम से जानते हैं, बट इसका जो ओरिजिनल नेम है वो पर्सनल होम पेज है। बट पर्सनल होम पेज के नाम से PHP चलती नहीं है, इसे सारे लोग और जनरली हर लोग हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के ही नाम से जानते हैं। और इसे क्रिएट करने वाले रासमस लर्डॉफ हैं, जो कि 1994 में इसे बनाया गया था इनके द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि PHP runs on various platform, Windows, Linux, Unix, Mac एक्सेट्रा। मतलब कहने का ये है कि PHP जो वर्क करती है, यानी PHP जो रन होती है, वो वेरियस प्लेटफॉर्म में रन हो सकती है, चाहे वो विंडोज हो आपका, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो यूनिक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो। आप किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे इजीली रन कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं PHP किसके साथ कंपैटिबल है। तो PHP कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट सर्वर, अपाचे, IIS, ETC। मतलब कहने का ये है कि PHP जो कंपैटिबल है वो सारे सर्वर के साथ कंपैटिबल है, चाहे वो अपाचे सर्वर हो, चाहे वो IIS सर्वर हो, या और भी बहुत सारे वर्ल्ड में सर्वर हैं, उनके साथ वो PHP को वर्क करना हो, PHP बहुत अच्छे से कंपैटिबल होती है हर सर्वर के साथ। इसलिए हम लोग PHP को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और PHP को यूज़ करते हैं। एट प्रेजेंट टाइम इन 2021 में जो है PHP का 8.0.3 वर्जन, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, वो अवेलेबल है, और हम लोग वही PHP का लेटेस्ट वर्जन सीखने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं पूरा आपको PHP जो है इसी वर्जन पे सिखाऊंगा। और PHP का जो फाइल एक्सटेंशन होती है, वो PHP की फाइल एक्सटेंशन .php होती है। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट वी कैन डू विद PHP, हम लोग PHP के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, PHP से आप डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। वैसे जनरली देखा जाए तो जो है, वेबसाइट हमेशा दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट। तो अब मैं इसमें भी डिफरेंस आप लोग को समझा देता हूँ कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है और स्टैटिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS बेस्ड होती है। कहने का मतलब ये है कि उस पे केवल फ्रंट एंड होता है, बैक एंड नहीं होता। और वो डायरेक्टली क्या है कि एग्जीक्यूट करती है डायरेक्ट ब्राउजर पे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। आप केवल फाइल को, आप अपनी वेबसाइट को क्या है कि होस्ट कर सकते हैं, यानी आप कहीं पे भी किसी सर्वर पे रख सकते हैं, बट आपको उसमें बैकएंड की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं सीधी भाषा में आप लोग को एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बनाते हैं और वो HTML, यानी वो स्टैटिक वेबसाइट है। अब मान लीजिए उसमें आपने कोई फॉर्म बनाया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, और उस फॉर्म को क्या है कि स्टूडेंट से फिलअप करवाते हैं, लेकिन फिलअप करवाते हैं आप
में क्या है कि स्टूडेंट अपना यूजर नेम, ईमेल, जो भी चीजें होंगी वो फिल करता है। फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता, यानी उसके डेटाबेस को आप लोग स्टोर भी नहीं करा सकते हैं। ठीक है, वो स्टैटिक वेबसाइट है। और स्टैटिक वेबसाइट क्या है कि वो हर यूजर के लिए सेम रहती है, यानी अगर मेरे लिए वेबसाइट का इंटरफेस सिस्टमेटिक वे में जो भी चीज होगी सबके लिए सेम होंगी, कोई चेंज नहीं होगा। बट डायनामिक वेबसाइट में ऐसा नहीं है। स्टैटिक वेबसाइट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। स्टैटिक वेबसाइट में क्या है कि वैलिडेशन करवा सकते हैं, बट कहने का मतलब ये कि वैलिडेशन किस टाइप का वैलिडेशन, कि आप जैसे मान लो कि क्लिक बटन पे होना चाहिए तो ये हो जाए, क्लिक करें तो डाउनलोड हो जाए, या आप इस तरीके की वैलिडेशन करवा सकते हैं जो डायनामिक में कर सकते हैं। हर यूजर के लिए अलग अलग इंटरफेस नहीं दिखा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं वो आप नहीं कर सकते। स्टैटिक वेबसाइट ये समझ लीजिए आप सीधी भाषा में कि स्टैटिक वेबसाइट जो है वो HTML बेस्ड होती है, और उसमें बैकएंड की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही उसमें कोई बैकएंड होता है। बस केवल वो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉर्मल यूज के लिए दिखाया जाता है, या आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो वगैरह बनाने में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात समझ लेते हैं कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। डायनामिक वेबसाइट वो होती है जो PHP बेस्ड होती है, और साथ ही साथ क्या है कि वो हर यूजर के लिए अलग अलग रिएक्ट करती है, यानी हर यूजर के लिए अलग अलग इंटरफेस दिखाती है। और उसमें आप चाहे तो इजीली किसी पेज को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उसमें दो चीजें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड पे क्या है कि हमारा यूजर इंटरेक्ट करता है, देखता है, और बैक एंड पे क्या है कि इन केस अगर हमें उसमें कोई फाइल इंक्लूड करना पड़ जाए या कुछ चीजें करना पड़ जाए तो हमें उसके बैक एंड में जाके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट ये चीज की होती है कि डायनामिक वेबसाइट में क्या है कि अगर हमको कोई, मान लीजिए कोई 4 पेज आपकी वेबसाइट में बने हुए हैं, आप वो कोई 5वां पेज आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इजीली बिना कोड किए हुए उसे इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डायनामिक तरीके से। लेकिन अगर आप स्टैटिक वेबसाइट में बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट में आप इजीली पेज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो डायनामिक वेबसाइट में ये सारी चीजें होती है। और डायनामिक वेबसाइट का मैं आप लोग को एग्जांपल दूं तो जैसे फेसबुक है। फेसबुक क्या है कि आपको इंटरफेस लुक तो लॉगिन पेज का सब सेम दिखाएगा, लेकिन जब आप लॉगिन करते हैं या आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं फेसबुक के, तो आपका प्रोफाइल सेक्शन, आपका स्टाइल दूसरा होता है। और इन केस अगर दूसरा कोई बंदा आता है वो लॉगिन वही सेम चीज पे लॉगिन करता है, वही सेम फॉर्म पे लॉगिन करता है, लेकिन उसका इंटरफेस दूसरा होता है। उसका अबाउट सेक्शन, उसके फ्रेंड्स, उसका पोर्टफोलियो, उसका इमेज सेक्शन सब चेंज होता है। दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो डायनामिक वेबसाइट में ये सारी चीजें होती है, और डायनामिक वेबसाइट इसलिए बेटर भी होती है। और डायनामिक वेबसाइट का एग्जांपल सबसे बड़ा आपको मैंने बता दिया कि फेसबुक है, बट स्टैटिक वेबसाइट में ये सारी चीजें नहीं होती है। तो मैं समझ के चलता हूँ कि आपको डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं और स्टैटिक वेब पेज क्या होता है ये आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो आप PHP का यूज करके डायनामिक वेबसाइट ही बनाते हैं, डायनामिक वेब पेज ही बनाते हैं। और PHP का यूज करके आप स्टॉक कंट्रोल के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, रिपोर्टिंग के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ERP सिस्टम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं, आप चैटिंग के एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप PHP का यूज करके बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सीखने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि PHP से आप किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि इन केस अगर आपको, मतलब कहने का ये कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो डाउनलोड हो जाए, जैसे कि मैंने अभी बता दिया आप लोग को। रेडियो बटन वगैरह में, क्लिक्स वगैरह में वैलिडेशन करवा सकते हैं, फॉर्म में वैलिडेशन करवा सकते हैं, कुछ यूजर को एरर मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से PHP पे कर सकते हैं। और डेटाबेसेस के एप्लीकेशन बना सकते हैं, बड़ी बड़ी डेटाबेस से कनेक्ट करके एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल पे ERP सिस्टम बताया। और CRM वगैरह बना सकते हैं आप, स्टॉक कंट्रोल के एप्लीकेशन बना सकते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट बना सकते हैं, बड़ी एप्लीकेशन चैटिंग की बिल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप PHP का यूज करके कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं PHP का यूज करके। आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं जैसे मैंने बताया, और डेटा को स्टोर करा सकते हैं अपने डेटाबेस में, और वही डाटा को बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप PHP का यूज़ करके कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की बड़ी-बड़ी वेबसाइट बना सकते हैं, और जैसे कि शॉपिंग साइट वगैरह बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह जैसी इतनी बड़ी-बड़ी ये जो शॉपिंग साइट है, आप बड़ी आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ, जो फ्लिपकार्ट है वो भी जो इंडिया की सबसे बेस्ट वेबसाइट है फ्लिपकार्ट शॉपिंग की, वो भी PHP बेस्ड ही बनी हुई है। आप वैसी साइटें बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, वैसे एप्लीकेशन भी बड़ी आसानी से, रिपोर्टिंग के एप्लीकेशन बड़ी आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि PHP का एग्जांपल, PHP जो मैंने बताया था कि HTML के साथ एम्बेड करते हैं, तो ये उसका कोड है। अभी इस कोड को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल इंट्रो वीडियो है। तो मैं आप लोग को बस बताना चाह रहा हूँ कि इंट्रो वीडियो में HTML के साथ आप PHP के कोड को कैसे एम्बेड करेंगे, और PHP HTML के कॉम्बिनेशन करके आप वेबसाइट में
वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि मैंने इसे दिया हुआ है, ये देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरीके से पीएचपी की कोड को यूज़ कर सकते हैं और इसका एक्सटेंशन हमेशा index.php या आप इंडेक्स के आगे कुछ भी लगा सकते हैं, बट जो पीछे है उसका .php एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। तो ये पीएचपी का एग्जांपल है जो कि HTML के साथ एम्बेड किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया पीएचपी के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये पीएचपी का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोगों ने सीखा पीएचपी का इंट्रोडक्शन और पीएचपी क्या है, पीएचपी के बारे में, पीएचपी सीख के हम क्या-क्या बनाएँगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। इन केस अगर अभी पीएचपी के इंट्रोडक्शन में आपको कुछ डाउट रह जाता है या पीएचपी में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इंट्रोडक्शन में या किसी और चीज़ को समझने में, स्टैटिक डायनामिक वेब पेज समझने में या क्लाइंट साइड सर्वर साइड समझने में, तो ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ जाके मुझे चैट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।